everyone. Now we are going to start कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। और इससे पहले की बात हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जहां तक जो टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि उन चीजों को आप रिवाइज करते रहो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपके साथ ये घाटा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे, उनको भूल जाओगे। आगे कोई भी चीज आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और, जब भी कोई इस टाइप की चीज याद करनी होती है तो सीधी सी बात होती है, आप एक बार याद करोगे भूल जाओगे। तो याद करने के लिए भी एक तरीका होता है कि आप चीजों को एक वेल मेंटेन मैनर में रिवाइज करते जाओ। जैसे आज आपको याद हो गया अच्छे से, तो यार कभी आप पढ़ाई करो तो बोल के पढ़ाई करो, लिख के पढ़ाई करो, क्योंकि बोलना और लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप बोल के और लिख के पढ़ाई करते रहोगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, जो चीजें आप समझना चाह रहे हो। तो फिलहाल आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया था, आपने उसको एक दिन पढ़ लिया तो उसको डेट वाइज आप नोट करते रहो कि आपने कब पढ़ा। अब उसके बाद 3 दिन के बाद मिनिमम 3 डेज एक बार आपने रिवीजन कर लिया। जैसे आज पढ़ा तो आज कल सुबह में रिवीजन कर लिया। फिर उसके बाद 3 डेज, 3 दिन के बाद रिवाइज कर लो। फिर 5 दिन के बाद, फिर कम से कम 9 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना। इस तरीके से अगर आप चीजों को एक बहुत मेंटेन तरीके में रिवाइज करते हो, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा एक लेक्चर रिवाइज करने में, मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट। जब आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर वो चीजें हमेशा के लिए आपको मेमोराइज्ड हो जाएंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी यूनिट सेल, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें एटम कहाँ पर होते हैं, उसके कॉर्नर पर होते हैं। नॉर्मली क्यूबिक में कहाँ पर होते हैं, जैसे एक क्यूबिक यूनिट सेल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो एटम्स उसके कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे किसी एक, क्योंकि अगर एक एटम कॉर्नर पे पाया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो इस यूनिट सेल के अंदर पूरा का पूरा पाया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालोगे, किसी भी यूनिट सेल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप उस कंट्रीब्यूशन को कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आप देख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नंबर ऑफ अटैच्ड यूनिट सेल। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्यूब है, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो उसके कॉर्नर पे ध्यान दो, ध्यान देना मेरी चीज बात को, जिस कमरे में आप बैठे हो उसके कॉर्नर पे ध्यान दो। मान लो ये रूम है, यहां पर आप बैठे हो, इस रूम में नहीं बता रहा हूं आपको। मान लो यहां पर आप बैठे हो, इस जगह पर आप बैठे हो। अब आप इस वाले कॉर्नर पे ध्यान दो, ये वाला कॉर्नर, इस तरीके से ऊपर जो एक कॉर्नर है, किसी एक कॉर्नर को आपको देखना है। तो अब एक कंट्रीब्यूशन समझने के लिए देखो क्या करना होगा आपको। मान लो आपने ये वाला कॉर्नर ध्यान दिया, मान लो आपने कहा कि एटम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये जो एटम रखा होगा पूरा का पूरा इसमें थोड़ी ना होगा। ये तो एटम का इतना सा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी किधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर, मतलब इन तीनों में भी होगा। एक बात और कि अटैच्ड यूनिट सेल, तो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर सिर्फ 4 ही थोड़ी ना होंगे। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो अपने रूम में ध्यान देना, एक कॉर्नर, उसके अगल बगल ये सारे रूम्स और उसके ऊपर 4 कमरे, ठीक है। तो टोटल अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कितने रूम हो जाएंगे। कॉर्नर पे अगर कोई जैसे कॉर्नर है, उस कॉर्नर में एक बड़ा सा होल कर दिया जाए तो वो होल मिनिमम क्यूब की कंडीशन में मिनिमम कितने रूम में ओपन हो जाएगा, 8 रूम में ओपन हो जाएगा। कितने रूम में, 8 रूम में। एक तो इधर वाले रूम में, इधर वाले और उस तरफ 3 हो गए, चौथा ये और 4 इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना। देखो आप यहाँ पे बैठे हो तो ये एक कॉर्नर हो गया, 1 2 3 ये और चौथा ये, और इसके ऊपर भी तो 4 होंगे, ठीक। किसी एक कॉर्नर के बारे में आपको समझना है। तो क्यूब का कॉर्नर, क्योंकि क्यूब का कॉर्नर कितने यूनिट सेल से घिरा होता है, 8 यूनिट सेल से, इसलिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। तो देख लो
corner of cube is attached with 8 unit cell, therefore contribution is equal to 1/8। ये तो हो गई क्यूब की बात। अब हम बात करते हैं हेक्सागन की। क्यूब देखो ये होता है इस टाइप का, ये इसकी 4 साइड इधर होती है, इधर 4। और अच्छा, अगर आप क्यूब के बारे में मैं छोटी छोटी बातें कुछ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी आपको बता दूंगा बाद में। चलो अब देखते हैं हेक्सागन के बारे में। देखो ये हेक्सागन हमारा, ठीक है, ये क्या है हेक्सागन। इसमें कितने एज हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 एज इधर है, 6 एज इधर है, 12 एज ये हो गए, और 6 एज इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन याद रखना हेक्सागन की जो एज होती है वो ये वाली 6 और ये वाली 6 सेम होती है, मतलब 12 सेम होती है और 6 एज अलग होती है। इसलिए हमेशा हेक्सागन की एज डायरेक्ट 18 नहीं लिखते हैं, हम 12 प्लस 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हम कंट्रीब्यूशन किस पता करेंगे, किसका? हेक्सागन का। तो देखो यहाँ पे मैं हेक्सागन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप इसको देख लो। यहाँ पे मैं हेक्सागन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा हेक्सागन। देखो इस टाइप से देखो, ये एक हेक्सागन हो गया। अब ये बताओ ये हेक्सागन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर इसके कॉर्नर पे आप ध्यान दो तो ये एक कटम अगर यहाँ पर है तो इसी तरीके से होगा। अब ये तो 3 तो इधर हो गए और 3 इसके ऊपर, तो हेक्सागन के कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/6। कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन कॉर्नर ऑफ हेक्सागन? 1/6। क्योंकि देखो 1 2 3 रूम तो ये, क्योंकि हेक्सागन के कॉर्नर में अगर एक होल किया जाए तो वो होल कितने रूम में ओपन हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 6 रूम में ओपन होगा ही होगा वो। तो देखो 3 इधर है और 3 इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एक बहुत ही कॉमन है फेस की, हम बात कर लेते हैं। जैसे ये दीवार, ठीक है, अब ये दीवार चाहे फेस, इसी को तो हम फेस कहते हैं। फेस क्या चीज होती है? अब ये फेस चाहे तो हेक्सागन का हो चाहे तो क्यूब का हो, हर जहां कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। क्योंकि इस दीवार में अगर मैं यहाँ पे एक होल कर दूंगा तो 2 ही कमरों में ओपन होगा, 2 से ज्यादा कमरों में ओपन नहीं हो सकता है वो। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख लो, बी पॉइंट लिख लो इसका। फेस इज attached with two unit cell, therefore contribution is equal to 1/2। तो फेस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 1/2। नाउ अब हम बात करते हैं एज की। एज मतलब क्या होता है? ये साइड्स, ये जो साइड होती है इनकी बात कर रहे हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन, जैसे आपके घर में आपने आप जिस रूम में बैठे होगे उसका जो पिलर है, आपको उस पिलर को देख के समझना है। तो देखो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें जो एक पिलर है इस तरफ से पूरा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ये पिलर होगा, आपको दिखेगा नहीं वीडियो में आज। तो ये जो पिलर है, आप देखो एक ये रूम है, एक इसके बगल वाला रूम, एक इसके ऊपर वाला रूम और एक उधर इस बगल वाले रूम के ऊपर वाला रूम जो होगा, अगर इस पिलर में एक होल कर दिया जाए बड़ा सा, तो इन चारों रूम में वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो है, यहाँ पे ये है। अब ये देखो एक रूम ये है, एक रूम इसके बगल यहाँ पे होगा, एक रूम यहाँ पे और एक रूम यहाँ पे। तो इस पे अगर यहाँ पर होल किया जाए तो ये होल इन चारों रूम में ओपन हो जाएगा। इसलिए एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। एज ऑफ क्यूब इज अटैच्ड विद 8 यूनिट सेल। हम बात कर रहे हैं एज ऑफ क्यूब इज अटैच्ड विद, एज की बात करेंगे तो नॉट 8 यूनिट से, 8 यूनिट सेल नहीं होती है, 4 यूनिट सेल, ठीक है। एक बार आप देख लो, जैसे ये एज है तो ये एक रूम ये हो गया, एक इसके बगल में यहाँ पर होगा, ठीक, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो टोटल 4 होगा। एज ऑफ क्यूब इज अटैच्ड विद
4 यूनिट सेल, therefore contribution is equal to 1 by attached unit cell, तो 1 by 4 हो जाएगा एज का कंट्रीब्यूशन। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया हेक्सागन में हम 12 प्लस 6 गिरेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो हेक्सागन की टॉप एज की साइज कुछ अलग है, बॉटम एज की साइज और टॉप एज की साइज अलग है, और ये साइड से वाली जो साइज है वो अलग है। तो देखो यहाँ पे एज ऑफ हेक्सागन ऑफ टॉप एंड बॉटम आर अटैच्ड विद, सीधी सी बात है। यहाँ पे मान लो इस एज को हम ले लेते हैं, हेक्सागन की इस एज को लेते हैं, तो देखो एक तो यहाँ पे हो गया, एक ये और दूसरा ये, ठीक, 2 हो गया, और 2 इनके जस्ट ऊपर, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? एज का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4, तो contribution of edge will be 1/4, edge of hexagon of top and bottom. So bottom and top edge puzzle, the contribution 1/4। इसके बाद हम बात करते हैं edge of hexagon of sides, साइड ये, तो यहाँ पे एक ये देखो, आप अगर साइड समझने की थोड़ा सा अगर आप समझ लो, तो ये देखो मान लो ये वाली एज की मैं बात करूं, ये वाली एज, ये देखो इस वाली एज की मैं बात करूं, तो देखो एक रूप तो ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ, तो कितने से घिरा हुआ है? 3 से घिरा हुआ है, तो उस एज का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। तो कॉर्नर समझ में आ गया आपको? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्यूब में कितना होता है? 1/8 होता है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हेक्सागन में कितना होता है? 1/6 होता है। एज का कंट्रीब्यूशन क्यूब में कितना होता है? 1/4 होता है। एज का कंट्रीब्यूशन हेक्सागन में कितना होगा? अगर टॉप और बॉटम एज है तो 1/4, अगर साइड एज है तो 1/3। फेस का कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज 1/2। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम, मतलब एक एटम के अंदर हमें एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करना है। कितना? कहाँ पे फाइंड आउट करना है? एक यूनिट सेल के अंदर, जैसे एक बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड या क्यूबिक यूनिट सेल या एंड सेंटर्ड, ये 4 मैंने आपको समझाई हैं। तो मान लो किसी में भी आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं, चलो कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं? चलो क्यूब में देखते हैं, तो क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर आपको पता है कितना होता है? नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है? 8 होता है, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। अभी आपने पढ़ा है कि हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। आखिर क्यों हम ऐसा करेंगे कि 1/8 और 8 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये बताओ, एक एग्जांपल लो, एक आपके हाथ में बॉल है, ठीक, आप 1/8 का क्या मतलब होता है कि उस बॉल के आपने कितने टुकड़े कर दिए? 8 टुकड़े कर दिए, ठीक। तो एक टुकड़ा इस कॉर्नर, मतलब रूम के हर कॉर्नर पर एक टुकड़ा, ठीक है। और आपको पता है कि क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो जब आप वापस से एक एक टुकड़े को लेके आओगे और उसको कंबाइन करोगे तो 8 टुकड़े मिलके कितने बन जाएंगे? एक एटम बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा यार, एक एटम बन जाएगा। तो यही होता है कि हमें कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, हम कैसे निकालेंगे? तो चलो सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव में हम बात करते हैं। तो सिंपल और प्रिमिटिव में आपको पता है कि एटम्स कहाँ पर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, याद कर लेना, उसको पढ़ाया गया है। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना होता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर क्यूब का कितना होता है? 1/8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितने कॉर्नर होते हैं? तो क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं भैया। तो हो गया कितना? 8। कितना हो जाएगा बताओ आप? 1 हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके उल्टा आंसर लेके चले आओ। 8 1 जा 8 और 8/8 1, मतलब इसमें क्यूब में सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? 1 एटम होगा, ठीक। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे भी क्यूबिक है, आपको पता है बॉडी सेंटर्ड है तो और क्यूबिक है।
क्यूबिक है, आपको सीधी सी बात की कॉर्नर पे तो एटम होने ही होने हैं, फिक्स है। तो जब कॉर्नर पे एटम होने तो सबसे पहले कॉर्नर का ही निकाल लो। तो कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ कार्बन कॉर्नर कितने 8, तो 1/8 इंटू 8 हो गया प्लस ये बॉडी सेंटर्ड है तो इसका मतलब एक एटम इसके सेंटर में होगा, मतलब जो रूम है उस रूम के बीचों बीच एक एटम है। तो अब वो तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, कंट्रीब्यूट वो किसी के, क्योंकि वो पूरे रूम के अंदर है वो एटम। तो जब वो एटम अंदर है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सीधे 1 लिख लेंगे। ठीक, तो अब कितना हो गया 8/8 क्यूब 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। इसमें क्यूबिक है तो यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पर भी कॉर्नर पे होंगे। तो जब कॉर्नर पे होंगे तो सबसे पहले 1/8, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस क्या कह रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि क्यूब में फेस कितने होते हैं, एक क्यूब में फेस कितनी दीवारें, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो कितनी दीवार है उसमें 4 में दीवार है, इधर अगल बगल वाली मत गिनना, सिर्फ नीचे और ऊपर भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ फेस इन क्यूब = 6 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो कितना हो गया 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 हो गए। एंड सेंटर्ड की हम बात करते हैं तो एंड सेंटर्ड यहाँ पर भी 1/8 इंटू 8 तो होना ही होना है। क्यों होना है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर 8 प्लस। और एंड सेंटर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एंड सेंटर्ड होगा तो ये कॉर्नर के हर इस क्यूब के हर कॉर्नर पे भी हर कॉर्नर पे एटम होगा, इसके साथ साथ दोनों एंड, एक इधर और एक इधर होगा, मतलब फेस पर होगा। तो फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और कितने फेस पर है क्यूब के 6 फेस पे नहीं है, सारे फेस पे नहीं है, सिर्फ 2 फेस पे है। तो 1/2 इंटू 2, तो यहां से कितना आ गया 1 + 1 = 2। नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखो आप यार आप घबराया मत करो, चीजों को बार बार लिखो, बार बार पढ़ो तब आपको चीजें आएंगी। और बोलना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इंसान की। अगर इंसान के अंदर बोलने की क्वालिटी, बोलने की टेंडेंसी ना हो तो इंसान पागल हो सकता है, जरूर पागल हो सकता है। क्योंकि आपकी लाइफ में आपके साथ बहुत सी बुरी से बुरी चीजें हुई होंगी, अच्छी से अच्छी चीजें। अच्छी चीजों को तो चलो आपने याद कर लिया ठीक है, लेकिन बुरी चीजों को याद रख करके रखोगे तो हरदम रोते फिरोगे। तो बोलना बहुत अच्छी चीज है, इसलिए आप ये मत परेशान हुआ करो कि हम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, चीजों को बार बार याद करते हैं, बार बार बोलते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है बोलते हो, लेकिन ये तरीका है कि जिन चीजों को आपको लगातार याद रखना है, लंबे वक्त के लिए याद रखना है, उन चीजों को याद करने का तरीका होता है। आप उस तरीके के साथ उन चीजों को याद, एक वेल मेंटेन मैनर में अपनी पढ़ाई करोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करो। और ये लॉकडाउन का टाइम है, आज 1 रमजान है, तो रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन का टाइम है, जो भी लोग घर में बैठ के इस वक्त पढ़ लेंगे समझ लो वो एडवांटेज ले लेंगे, और जो नहीं पढ़ रहा होगा उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब वो पहले दिन कॉलेज में या अपने स्कूल में पहुंचेगा और उसके साथ का जो बच्चा पढ़ के आया हुआ होगा इस छुट्टी के टाइम में, वो उसके ऊपर मेंटली पॉजिटिव बढ़त ले लेगा जो पढ़ के आया है। और जो नहीं पढ़ के आया है उसका खुद ब खुद मोरल डाउन हो जाएगा, यार बगल वाला तो आंसर कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन चीजों को समझो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, तो इस वक्त में पढ़ाई करो। और इंशाल्लाह अब आपका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। इधर 3-4 दिन मैं कुछ परेशान था थोड़ा, तो इस वजह से वीडियो आपके नहीं अपलोड कर पाया। अब आपके वीडियो बहुत जल्दी आ जाएंगे, कल मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करना है और इन चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।